गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज की चौथी क्लास में उपस्थित हैं। आज हम इस आधुनिक भारतीय इतिहास का जो टॉपिक कहेंगे, इस टॉपिक का नाम है अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण। हम यह देखेंगे कि किस तरह से यहाँ अहमद शाह अब्दाली से संबंधित टॉपिक से किस तरह से हमारे एग्जामों में प्रश्न आते हैं और किस तरह से इसे पढ़ें कि हम उन प्रश्नों को करने में जो है सक्षम हो जाएं, वो प्रश्न हमारे समझ के अंतर्गत हों और यहाँ से किस तरह से उन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो चलते हैं हम अहमद शाह अब्दाली के विषय में समझें कि अहमद शाह अब्दाली ने 1947 वर्ष कब है 1947 का वर्ष है। 1947 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठता है। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने नादिर शाह के विषय में पढ़ा है। जब आप क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास 2 में हम लोगों ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण को समझा था और नादिर शाह के विषय में समझा था। तो जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है 1747 ईस्वी में, जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का शासक बनता है। क्लियर हुआ? 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है कंधार का शासक बनता है। इसके बाद कंधार के शासक बनते ही वह काबुल को जीत लेता है। किसको जीतता है? काबुल को जीतता है। याद रखेंगे कि कंधार का शासक बना कब? 1747 में। इसके बाद उसने काबुल को जीत लिया और काबुल को जीतने के बाद आधुनिक अफगानिस्तान राज्य की स्थापना करता है। आधुनिक अफगानिस्तान राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने 1747 ईस्वी के आसपास इस राज्य की नींव रखी थी। नादिर शाह के उत्तराधिकारी के रूप में वह पंजाब क्षेत्र पर दावा करता है। कहता है कि नादिर शाह ने पंजाब क्षेत्र को, भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र को जीत रखा था और इस पर अपने सूबेदार नियुक्त किए थे। अहमद शाह अब्दाली कहता है कि मैं नादिर शाह का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए जो भारतीय उपमहाद्वीप का पंजाब क्षेत्र है वह हमारे अधीन होना चाहिए। अब इसके लिए वह कंधार पर शासन करते हुए काबुल को विजित करता है और पंजाब को विजित करने का प्रयास शुरू करता है। देखिए, उस समय पंजाब का सूबेदार कौन है? ध्यान रखें कि उस समय पंजाब का सूबेदार शहनवाज खां है। कौन है? शहनवाज खां है पंजाब का सूबेदार। देखिए, शहनवाज खां आमंत्रित करता है अहमद शाह अब्दाली को कि आप आओ, मैं आपका कोई भी विरोध नहीं करूंगा और इस क्षेत्र को विजित करो। उसी तरह से याद होगा कि जब मुगल वंश का संस्थापक, याद है, बाबर है, जब बाबर भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए दो भारतीयों ने निमंत्रण भेजा है। एक है राणा संगा, राजपुताना का शासक राणा संगा, और दूसरा व्यक्ति है दौलत खां लोधी, लाहौर का सूबेदार है दौलत खां लोधी। और राणा संगा ने मुगल वंश के संस्थापक बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण भेजा था। इसी तरह से देखें कि मुगल वंश की ही अभी सत्ता चल रही है और उस समय पंजाब का सूबेदार कौन है? शहनवाज खां जो है निमंत्रण देता है अहमद शाह अब्दाली को कि आप पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण करो, हम आपका कोई भी विरोध नहीं करेंगे, इस क्षेत्र को विजित करो। अब देखें कि इसकी उपाधि याद रखेंगे, इसकी उपाधि है युग का मोती। क्या है इसकी उपाधि? युग का मोती इसकी उपाधि है। किसकी? अहमद शाह अब्दाली की उपाधि है युग का मोती। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब पर प्रथम आक्रमण जो यह करता है 1748 ईस्वी में करता है। अब देखिए, इसके पहले बात याद रखेंगे कि आप प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का क्या उद्देश्य था, क्या कारण थे कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम कारण जो है धन को लूटना।
प्रथम कारण क्या था इसका? धन को लूटना। अहमद शाह अब्दाली चाहता था कि भारत से अधिकाधिक धन प्राप्त करके अपने कंधार वाले क्षेत्र को मजबूत करें, अपनी सत्ता को मजबूत करें और अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करें, क्योंकि सत्ता को मजबूत करने और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वह उसे धन की काफी अधिक जरूरत थी और यह धन उसे भारत में दिखाई दे रहा था। तो उसने धन की लूट के लिए भारत पर आक्रमण किया है। और दूसरा कारण उसका क्या है कि पंजाब का सूबेदार शाहनवाज खां भारत पर उसे आक्रमण के लिए निमंत्रण दे रहा है और इसके बीच उसकी यह मंशा है कि उसका दावा, पहले ही आपने देखा था कि वह दावा कर चुका है कि पंजाब क्षेत्र कभी नादिर शाह के अधीन हुआ करता था और मैं नादिर शाह का उत्तराधिकारी हूं, तो इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार होना चाहिए। इन्हीं सब कारणों को लेकर वह भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन उसके आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो भारत से धन को लूटना। कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण तो धन लूटना, नादिर शाह के आक्रमण का मुख्य कारण भारत पर तो धन लूटना। इसी तरह से जब प्रारंभिक हम दिल्ली सल्तनत के विषय में देखेंगे, जब गजनवी का आक्रमण होता है 1000 से लेकर और लगभग 1027 तक, गजनवी का भी उद्देश्य भारत से धन लूटना और धन लूट कर ले जाकर गजनवी में अपनी सत्ता को मजबूत करना था। तो कहीं ना कहीं इन लुटेरों का उद्देश्य एकमात्र रहा धन को लूटकर भारत से ले जाना। अब देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए हैं। 7 बार वह आक्रमण करता है। पहला आक्रमण उसने 1748 ईस्वी में कब किया? 1748 ईस्वी में पंजाब पर करता है और यह आक्रमण सिखों के खिलाफ करता है। यह आक्रमण भी उसका असफल रहता है। 1748 का पंजाब का आक्रमण उसका असफल रहता है। जिस समय अहमद शाह अब्दाली ने अपना प्रथम आक्रमण किया है, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन है? अहमद शाह। याद रखेंगे, बार बार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय, प्रथम आक्रमण के समय भारत का जो है मुगल बादशाह कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली। 1748 में पंजाब पर वह आक्रमण करता है और असफल रहता है। पुनः 1749 ईस्वी में पंजाब पर वह आक्रमण करता है और यह आक्रमण उसका सफल रहता है। पंजाब को जीत लेता है और पंजाब को जीतने के बाद वह 1757 ईस्वी में वह दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन पूरी तरह से दिल्ली पर आधिपत्य नहीं करता, पुनः यह लौट जाता है। इसके बाद 1757 में यह दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर जब आक्रमण किया तो क्या करता है? अब देखिए, 1757 में इसका तृतीय आक्रमण है। प्रथम आक्रमण 1748 पंजाब के सिखों के खिलाफ असफल रहा। द्वितीय आक्रमण 1749 पंजाब के सिखों के खिलाफ रहा यह आक्रमण। इस आक्रमण में यह पंजाब को जीत लेता है, इसको सफलता मिलती है। पंजाब को जीतने के बाद तृतीय आक्रमण यह 1757 ईस्वी में करता है और यह दिल्ली की तरफ बढ़ता है, दिल्ली पर आधिपत्य करता है। और उस समय क्या करता है कि 1757 में जब यह दिल्ली से लौट रहा है, उस समय आलमगीर द्वितीय को जो है दिल्ली का मुगल बादशाह नियुक्त करता है। अब देखें कि किस तरह से यह दिल्ली के बादशाहों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने लगा है। इसी के प्रयासों से, इसी के द्वारा दिल्ली का बादशाह, भारत का बादशाह नियुक्त हुआ रहा है, मुगल बादशाह नियुक्त हो रहा है। यह प्रश्न पूछता है कि अहमद शाह अब्दाली जब दिल्ली से लौट रहा था 1757 में, तो मुगल किस व्यक्ति को, किसको मुगल शासक बनाकर जाता है मुगल बादशाह? याद रखेंगे, आलमगीर द्वितीय को यह गद्दी पर बैठाता है और लौट जाता है। देखिए, 1757 की परिस्थितियां कुछ अलग है। एक तरफ से भारत पर अहमद शाह अब्दाली, उत्तर भारत की तरफ अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र को यह जो है त्रस्त कर रखा है। दूसरी तरफ भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जनता को और भारतीयों को त्रस्त कर रखी है। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर क्लाइव जो है प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करता है और कहें तो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की शुरुआत की नींव जो है 1757 में वह रख देता है। क्लियर हुआ? तो इस समय भारत की
में काफी जो है उथल पुथल की स्थिति है। भारत का उत्तर पश्चिम हिस्सा जो है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से त्रस्त है, तो भारत का पूर्वी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है षड्यंत्रों से त्रस्त है। अब देखें कि पुनः इसने कई लोगों को नियुक्त किया है, काफी कुछ प्रसिद्ध लोगों को यह नियुक्त करता है। इसमें कौन कौन से लोग हैं? तो इमादुल मुल्क ये वजीर है। इसके बाद से यह मुगल सेना जिसे हम मीर बख्शी के नाम से जानते हैं, मीर बख्शी की नियुक्ति करता है। कमांडर इन चीफ, मुगल कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करता है। अब आप समझें कि ये पूरी तरह से इस समय मुगल सत्ता पर इसका आधिपत्य है। यह प्रश्न यह स्पष्ट करता है कि इस समय मुगल सत्ता इसके हाथ की कठपुतली बन गई है, क्योंकि जो व्यक्ति बादशाह की नियुक्ति करता है, वजीर की नियुक्ति करता है, कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करता है, तो शायद एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता उसी के हाथ से संचालित हो रही है। अब देखें, इसने 5वां आक्रमण किया है। इसका 5वां आक्रमण इतिहास में काफी महत्व रखता है और सर्वाधिक सभी आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है इसका 5वां आक्रमण है। इसने 5वां आक्रमण कब किया? 1761 ईस्वी में अहमद शाह ने अपना 5वां अभियान किया है भारत पर। और इस अभियान में यह किसको परास्त करेगा? अब देखें, आपने तो चतुर्थ अभियान में देखा था कि मुगल बादशाह अब अहमद शाह अब्दाली के हाथों की कठपुतली बन गया है। अब भारत की एक दूसरी शक्ति है जिसे हम मराठा शक्ति कह रहे हैं। इस बीच मुगलों के पतन के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय के बीच में एक शक्ति भारत में उदित हो रही है जिसे हम इतिहास में मराठा शक्ति के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यदि इन मराठों ने आपसी षड्यंत्र में अपने को उलझाया न होता तो शायद मुगल सत्ता के बाद भारत की सत्ता या भारत का मालिक जो बनता वो मराठे बनने वाले थे। लेकिन मराठों ने अपनी ढोल मोल पॉलिसी के कारण यह अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से स्वयं ही गवा दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। आप जानते हैं कि पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक बाबर इब्राहिम लोदी वंश के सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को परास्त कर 1526 ईस्वी में भारत में मुगल सत्ता की नींव रखता है। द्वितीय युद्ध जो है 1556 में होता है और यह युद्ध है जो है मुगल बादशाह अकबर और हेमू के बीच होता है। और तृतीय युद्ध जो है पानीपत का अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। मराठों का सेनापति कौन था इस समय? सदाशिवराव भाऊ। याद रखेंगे, प्रश्न यहां से खूब पूछे जाते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ? साधारण से प्रश्न होंगे 1761। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है। और इस युद्ध में मराठों की तरफ से पेशवा कौन है उस समय? तो बालाजी बाजीराव। मराठों का पेशवा कौन? तो बालाजी बाजीराव। उसके बाद से सेनापति कौन है मराठों की तरफ से? तो सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ मराठों का सेनापति है। अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कौन कौन लोग हैं? तो निजाम-उद-दौला, सुजाउद्दौला। याद है सुजाउद्दौला ये कौन है? तो यही सुजाउद्दौला अवध का नवाब है। उस समय सुजाउद्दौला अवध का नवाब है और अहमद शाह अब्दाली को यह जो है सहयोग करता है पानीपत के युद्ध में। यह भी निजामुद्दौला भी भारतीय है, यह भी अहमद शाह अब्दाली को सहयोग करता है पानीपत के युद्ध में। और हाफिज रहमत खां यह भी भारतीय हैं और यह भी व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का सहयोग करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है और मराठा शक्ति परास्त होती है। कहा जाता है कि इस पराजय की सूचना मराठों को एक व्यापारियों के समूह के द्वारा मिलती है और एक सिंबॉलिक मैसेज आता है कि इस युद्ध में मराठों ने 2 मोती खो दिए, यानी बालाजी बाजीराव पेशवा के 2 पुत्र इस युद्ध में मारे जाते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां से एक प्रश्न पूछता है कि जिस समय पानीपत का युद्ध तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हो रहा था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। कौन है? शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे,
किस मुगल बादशाह को अहमद शाह अब्दाली ने गद्दी पर बैठाया था? तो आलमगीर द्वितीय को। और जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत के मैदान में तृतीय पानीपत युद्ध हो रहा है, उस समय मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय। अब देखें, आक्रमण, इसका छठा आक्रमण सिखों के खिलाफ हुआ 1763 ईस्वी में। कब होता है? 1763 ईस्वी में इसने छठा अभियान किया सिखों के खिलाफ। क्यों करता है यह अभियान? इसका कारण यह था कि इस पानीपत के युद्ध में जब इसको विजय मिल जाती है और यह भारत से जब लौट रहा होता है, तो सिख इसके खिलाफ जो है मोर्चा खोलते हैं, युद्ध करते हैं। इससे काफी नाराज है अहमद शाह अब्दाली और कहता है कि ठीक है, इसके बाद मैं जब पुनः लौटूंगा तो इन सिखों को जो है सबक सिखाऊंगा। सिखों को सबक सिखाने के लिए इसने छठा आक्रमण किया है 1763 ईस्वी में, लेकिन यह छठा आक्रमण उसका असफल होता है। पुनः सिखों को दंडित करने के लिए वह 1767 ईस्वी में अपना सातवां अभियान करता है, सातवां आक्रमण करता है, लेकिन यह आक्रमण भी उसका असफल होता है। याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने अपना प्रथम आक्रमण किसके खिलाफ किया है? तो सिखों के खिलाफ। और अहमद शाह अब्दाली ने अपना अंतिम आक्रमण, सातवां आक्रमण किसके खिलाफ किया है? तो सिखों के खिलाफ। महत्वपूर्ण आक्रमणों में, अहमद शाह अब्दाली के महत्वपूर्ण आक्रमणों में पांचवा आक्रमण माना जाता है 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध माना जाता है। इसका प्रथम आक्रमण जो है अहमद शाह के काल में हुआ था और इसने आलमगीर को 1757 में मुगल बादशाह बनाया था। और पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? शाह आलम द्वितीय। याद हो गया होगा। मुझे विश्वास है कि यह टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आप ये भी मेरा दावा है कि यदि इसको 2 से 3-4 बार आप रिपीट करते हैं, सुनते हैं, तो यह टॉपिक आपको याद हो जाएगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आने वाले प्रश्न, इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। अगली क्लास में हम आधुनिक भारत की सीरीज को जारी रखेंगे और अगली क्लास में जो होगी 5वीं क्लास होगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करेंगे, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।